बहुत समय पहले की बात थी। चंदनपुर गांव में सेठ दीपचंद रहता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। सेठ दीपचंद का गांव के पास कपड़े का बहुत बड़ा गोदाम था। वह हर समय गांव के लोगों की मदद करता। दीपचंद अक्सर गरीबों को कपड़े व भोजन दान किया करता। एक दिन सेठ दीपचंद अपने मैनेजर मुरली से कहता है, पता है ना मुरली, कल तक सारा माल शहर पहुंचाना है, इसलिए तुम आज शाम को ही सारी गाड़ियों में माल लोड करवा दो। आप उसकी चिंता मत कीजिए सेठ जी, माल सुबह तक शहर पहुंच जाएगा। अच्छा मुरली, अब मैं घर चलता हूँ, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे फोन कर देना। हाँ सेठ जी जरूर। इतना बोल कर दीपचंद घर की ओर निकल पड़ता है। दीपचंद अपने घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे किसी की आवाज आती है। सेठ इधर उधर देखता है तो उसे एक घायल बकरी मिलती है। ये तो एक बकरी है। अरे अरे अरे, इस बेचारी बकरी को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया। मुझे इसे अपने घर लेकर जाना चाहिए। सेठ उस बकरी को अपने घर ले आता है। सेठ की पत्नी सेठ से बोलती है, अजी ये बकरी आपको कहाँ से मिली है? और इस बकरी को तो बहुत चोट लगी है। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी सेठ की पत्नी बोलती है, आपने ठीक किया जो आप इस बकरी को घर ले आए। सेठ और सेठ की पत्नी बकरी के जख्मों को साफ करते हैं। उसी रात जब सेठ सो रहा होता है, तभी आधी रात को सेठ का फोन बज जाता है। सेठ जैसे ही फोन उठाता है तो वह फोन उसके मैनेजर मुरली का होता है। क्या बात है मुरली, तुमने इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सेठ जी, आप जल्दी से अपने गोदाम में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ गोदाम को? सेठ जी गोदाम में आग लग गई है, आप जल्दी से गोदाम में आइए। सेठ मुरली की बात सुनकर घबरा जाता है। इतनी रात को ये फोन किसका आ रहा था? कुसुम, ये फोन मुरली का था। कह रहा था गोदाम में आग लग गई है। क्या आग ज्यादा लग गई है क्या गोदाम में? पता नहीं, वो तो वहीं चलकर पता लगेगा। चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सेठ और उसकी पत्नी भागते भागते गोदाम की ओर जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनका गोदाम बुरी तरह से जल रहा होता है। तभी सेठ मुरली से बोलता है, ये सब कैसे हो गया मुरली? सेठ जी मुझे तो लगता है गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी कारण आग लग गई। पहले तो हुआ नहीं है शॉर्ट सर्किट, फिर आज कैसे हो गया? धीरे धीरे सारा गोदाम जल कर राख हो जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उदास मन से वापिस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर सेठ की पत्नी कुसुम बोलती है, हो न हो ये इस मनुष्य बकरी के कारण ही हुआ है। आप अभी इस बकरी को घर से बाहर निकालिए। तुम भी कैसी बातें करती हो कुसुम, इसमें इस भोली भाली बकरी का क्या दोष है? ये बेचारी तो पहले ही बीमार है। कुसुम गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ बकरी के इलाज में अपना सारा धन लगा देता है, पर बकरी ठीक नहीं हो पाती। आखिर इस बकरी को हुआ क्या? ये ठीक ही नहीं हो रही है, ना ही कुछ खा पी रही है। अब तो बस एक ही रास्ता है, मुझे शहर जाना होगा। शहर से इस बकरी का इलाज संभव है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बचाया हुआ सारा धन तो इस पर ही खत्म हो चुका है। अब तो मुझे कुसुम के कानों की बालियां ही मांगनी होगी। उन बालियों को बेचकर जो पैसे आएंगे, उन पैसों से मैं इस बकरी का इलाज करवा दूंगा। सेठ इतना सोचकर अपनी पत्नी के पास जाता है। कुसुम, क्या तुम मुझे अपने कानों की बालियां दे सकती हो? इन्हें बेचकर मैं बकरी का इलाज करा सकूंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जी? अब बस मेरे पास ये माँ की बालियां ही बची हैं। बाकी सब धन तो आपने इस बकरी पर लगा ही दिया है। इस बकरी के कारण ही हमारा गोदाम जलकर राख हो गया। कुसुम सेठ से लड़ने लगती है। घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है और मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया है। 2 दिन से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है कुसुम। मैं आपसे कहती हूँ अब भी समय है, आप इस बकरी को जंगल में छोड़ आइए। या तो आज इस घर में मैं रहूंगी या बकरी, फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुसुम, मैं ही इस बकरी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। सेठ बकरी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है।
चलते चलते सेठ जंगल में पहुंच जाता है। सेठ जंगल में लगातार चलने के कारण थक जाता है। प्यारी बकरी, तुम भी चलते चलते काफी थक गई होगी। रात भी होने वाली है, क्यों ना हम इसी पेड़ के नीचे आज की रात आराम कर लेते हैं, सुबह फिर आगे चलेंगे। सेठ इतना सोचकर बकरी के साथ उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर में रात हो जाती है। सेठ जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसी पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे होते हैं जो पति पत्नी होते हैं। स्वामी, कल की तरह मुझे आज भी कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, क्यों नहीं प्रिय, लो सुनो फिर। तुम इस इंसान को देख रही हो? ये इंसान जो बकरी के साथ बैठा है। हाँ प्रिय, ये कुछ समय पहले एक दयालु और ईमानदार इंसान था जो अपने महल जैसे घर में रहता था, लेकिन आज कैसे एक पेड़ के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। स्वामी, आखिर ये इतना गरीब हुआ कैसे? प्रिय, इस सेठ के पास ये जो तुम बकरी देख रहे हो। हाँ स्वामी, इस बकरी को तो चोट लगी है। ये बकरी तो बीमार है। इस दयालु इंसान ने उसे बचाने के लिए अपना सारा धन लगा दिया, पर ये बकरी ठीक नहीं हो पाई। उन दोनों की ये बातें नीचे बैठा सेठ सुन रहा होता है। सेठ मन में सोचता है, बोलने वाले पक्षी बड़ी ही अजीब बात है, लगता है जादुई पक्षी हैं और ये पक्षी तो मेरी ही बात कर रहे हैं। अगर मैं जरा सा हिला, कहीं ये डर न जाए। मुझे इनके सामने सोने की एक्टिंग करनी होगी ताकि मैं इनकी बातें सुन सकूं। आखिर ये मेरे बारे में कहते क्या हैं? तो क्या स्वामी, ये बकरी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? ये बकरी ठीक हो जाएगी। वो कैसे स्वामी? उसके लिए इस इंसान को जादुई तालाब से काले फूल लेकर आने होंगे और वो फूल इस बकरी को खिलाने होंगे। फूल खाते ही बकरी पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी। पर ये काले फूल मिलेंगे कहाँ? प्रिय, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बैंगनी पेड़ है। उस पेड़ के पीछे एक खड्डा है। अगर ये इंसान उस गड्ढे में चला जाए तो दूसरी जादुई दुनिया में पहुँच जाएगा, जहाँ उसे एक तालाब मिलेगा। उस जादुई तालाब के बीच में ही काले फूल लगे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी, इस इंसान की बकरी ठीक हो जाएगी। हाँ प्रिय। सेठ दीपचंद उन दोनों जादुई पक्षियों की सारी बातें सुन लेता है। मन ही मन बहुत खुश होता है। सुबह होते ही सेठ जंगल में उस बैंगनी पेड़ को ढूंढने लग जाता है। जंगल में ढूंढते ढूंढते उसे जंगल के कोने में बैंगनी पेड़ मिल जाता है। मुझे तो लगता है यही वो बैंगनी पेड़ है जिसके बारे में उन जादुई पक्षियों ने बातें की थी। मेरी प्यारी बकरी, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ जिससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। इतना बोलकर सेठ उस गड्ढे में कूद जाता है। उस गड्ढे से वो दूसरे जादुई जंगल में गिरता है जो बहुत ही सुंदर होता है। जंगल में आगे चलने पर उसे वो ही तालाब मिलता है जिसके बारे में उसने पक्षियों से सुना था। उस तालाब के पास जाता है। सेठ देखता है तालाब के बीच में काले फूल पड़े होते हैं। उस फूल के पास दो मटके और पड़े होते हैं जो सोने चांदी हीरों से भरे होते हैं। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और उस तालाब के अंदर से एक परी प्रकट होती है। तुम कौन हो इंसान, और इस जादुई तालाब से क्या लेने आए हो? मेरा नाम मुरली है देवी और मैं इस तालाब से जादुई काले फूल लेने आया हूँ। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। मेरी आज्ञा के बिना तुम इस तालाब से कुछ भी नहीं ले जा सकते। तुम्हें ये जादुई काले फूल क्यों चाहिए? क्या करोगे तुम इन फूलों का? सेठ तालाब की परी को सारी बात बताता है। तभी परी बोलती है, हे इंसान, तुम सोने चांदी से भरे मटके, हीरे जवाहरात से भरे मटके और फूल, इन तीनों में से कोई एक चीज ले जा सकते हो। पर मैं उन फूलों तक जाऊंगा कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो इंसान। परी अपनी जादुई शक्तियों से तालाब के ऊपर पुल बना देती है। सेठ उस तालाब को पार कर कर फूल तोड़ने के लिए जाता है। सेठ तालाब के बीच में जाता है और काले फूल तोड़ कर लाता है।
तुम सचमुच एक नेक दिल इंसान हो। तुमने एक बकरी को बचाने के लिए अपना सारा धन लगा दिया और सोना, चांदी, हीरों के मटकों को छोड़कर फूलों को चुना। तुमने मुझे खुश कर दिया। ये दोनों मटके भी अब तुम्हारे ही हुए इंसान। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सेठ फूल और मटके लेकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। सेठ जादुई काला फूल बकरी को खिला देता है। जादुई काला फूल खाते ही बकरी पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। मेरी प्यारी बकरी, तुम अब ठीक हो गई हो। तुम्हारी चोटें भी अब गायब हो गई हैं। सेठ बकरी और मटकों को लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर सेठ की पत्नी सेठ से माफी मांगती है। अजी, आप कहाँ चले गए थे? मुझे माफ कर दो जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपको घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो हुआ कुसुम सही हुआ। अगर तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकालती तो ये प्यारी बकरी कैसे ठीक हो पाती और ये सोने चांदी से भरे घड़े मुझे नहीं मिल पाते। ये बकरी कैसे ठीक हो गई और ये मटके आपको कहाँ से मिले? सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सेठ उन मटकों से हीरों को बेचकर फिर से कपड़े का गोदाम लगाता है। धीरे धीरे सेठ पहले की तरह अमीर बन जाता है।